तो देखो, जो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, तो लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिस्कशन किया था। और लास्ट क्लास में जो हम ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने समझा था जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शनलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की, वो हम कहते हैं कि एंड टू एंड डिलीवरी। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर आपके एंड टू एंड डिलीवरी, इसका मतलब होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करने के लिए वहाँ पे आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा पोर्ट एड्रेस का यूज किया गया था। और साथ में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन किया था, टीसीपी और यूडीपी। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले सेशन लेयर। देखो उदाहरण ना, जो मेन जो आपकी फंक्शनलिटी होती है वो आपकी फंक्शनलिटी डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर की ही होती है। अब अगर सेशन लेयर की बात करें तो भी सेशन लेयर का यहाँ पे बहुत बड़ा कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अगर जनरल बात करें सेशन लेयर की तो हम कहते हैं आपके सेशन के मैनेजमेंट के लिए काम आती है, ठीक है। अब जब सेशन मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट देखेंगे किस टाइप से कैसे सेशन को मैनेज करती है, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई सेशन मैनेजमेंट का काम आती है, साथ में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है, साथ में यहाँ पे टोकन मैनेजमेंट करती है, साथ में यहाँ पे डायलॉग मैनेजमेंट करती है। तो इस टाइप की कुछ एक आपकी फंक्शनलिटी होती है जो हम करेंगे आपके सेशन लेयर के द्वारा परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो जब हम सेशन लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे सेशन लेयर में कह रहे हैं कि आपके सेशन लेयर का सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं सेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं सेशन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जब सेशन मैनेजमेंट की बात आती है, देखो यहाँ पे पॉइंट समझना, यहाँ पे हम करें जब सेशन मैनेजमेंट की बात आती है तो यहाँ पे हम सेशन मैनेजमेंट के रूप में यहाँ पे जो हम टास्क की बात करते हैं तो यहाँ पे हम करें एक तो ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो ऑथेंटिकेशन करते हैं, एक तो क्या करते हैं हम ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं यहाँ पे। और सेकंड अगर बात करें तो हम कहते हैं ऑथराइजेशन। सेकंड हम क्या करते हैं, ऑथराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके सेशन मैनेजमेंट का काम करती है सेशन लेयर। और सेशन मैनेजमेंट के हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की आपकी दो टाइप की एक्टिविटी हम प्रोवाइड करते हैं सेशन मैनेजर के द्वारा। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट अगर जो सेशन लेयर का जो कार्य होता है उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं नेक्स्ट काम करते कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। देखो यहाँ पे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो नेक्स्ट आपका कौन सा काम है, सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे कह रहे हैं डायलॉग कंट्रोल। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, डायलॉग कंट्रोल। नेक्स्ट हम कह रहे हैं डायलॉग कंट्रोल। और साथ में हम कह रहे हैं यहाँ पे टोकन मैनेजमेंट। साथ में यहाँ पे कह रहे हैं हम टोकन मैनेजमेंट, टोकन मैनेजमेंट। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है, ये सारी एक्टिविटी हम करेंगे आपके सेशन लेयर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। अब यहाँ पे अगर बात करें सेशन लेयर में जिस सबसे सिंपलेस्ट कहानी हम बात करते हैं सेशन मैनेजमेंट। तो भी अगर जनरल बात करें तो आपने देखा होगा जब भी हम नेट बैंकिंग पे लॉगिन करते हैं तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक कोई आपका क्लाइंट है, एक पॉइंट समझना कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक कोई क्लाइंट है, ये क्लाइंट एसबीआई के सर्वर पे लॉगिन कर रहा है। ये क्लाइंट क्या कर रहा है, एक सर्वर है जिसको हम कह रहे हैं क्या, किसका सर्वर है, एसबीआई का सर्वर है। किसका सर्वर है, एसबीआई का सर्वर है, ठीक है। अब ये जो क्लाइंट है ये क्या कर रहा है, एसबीआई के सर्वर पे क्या कर रहा है, लॉगिन कर रहा है। अब एसबीआई के सर्वर पे जब कोई क्लाइंट लॉगिन कर रहा है तो उस टाइम पे यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपकी जो सेशन ले रहा है वो आपके सेशन मैनेजमेंट का कार्य करती है। और सेशन मैनेजमेंट के रूप में यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लाइंट है। अब जब ये क्लाइंट इस पर्टिकुलर एसबीआई के सर्वर पे जब लॉगिन करता है तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्लाइंट के द्वारा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा, यहाँ पे कह रहा हूँ आप क्लाइंट क्या करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड क्या करेगा, फिल करेगा। और यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर एसबीआई सर्वर पे लॉगिन कर रहा है। अब ये एसबीआई जो सर्वर है, ये एसबीआई सर्वर यहाँ पे सबसे पहले इस क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करेगा भी ये यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है या नहीं है। अगर ये यूजर नेम पासवर्ड वैलिड होते हैं तो उस केस में यहाँ पे जो एसबीआई का सर्वर है वो एसबीआई का सर्वर यहाँ पे क्लाइंट के लिए कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा। अब देखो उदाहरण ना, यहाँ पे क्लाइंट के लिए जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑथराइजेशन। इसका मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब है कि आपका वैलिड यूजर, सही यूजर आपके डेटाबेस पे या हम कह रहा हूँ आपके सर्वर पे सही यूजर पहुंच पा रहा है और उस सर्वर पे जो सर्विसेज है, इसका मतलब वहाँ पे जो डेटा है वो सही डेटा आपके क्लाइंट तक पहुंच पा रहा है, उसको हम कहते हैं ऑथराइजेशन। तो यहाँ पे ये जो दोनों काम होते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ये दोनों काम आपके सेशन लेयर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और सेशन लेयर यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट के रूप में करती है। जैसे आपने देखा होगा
जैसे नॉर्मली आप कहीं भी लॉगिन करते हो भाई, आज के दिन आपको पता है कि जब जो जिस भी सर्विस की हम बात करते हैं तो हम सर्विस को यूज करने से पहले हमें ऑथेंटिकेट किया जाता है। अब ऑथेंटिकेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे आपका यूजर नेम पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन हो, चाहे बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेशन हो, चाहे आपका OTP से ऑथेंटिकेशन हो। तो ये सारे जो ऑथेंटिकेशन के तरीके होते हैं, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये तरीके जो है ये सेशन मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथेंटिकेट किया, उसके बाद में क्या होगा, कुछ डेटा मिलेगा। तो SBI सर्वर क्या देगा, यहाँ पे कुछ डेटा देगा। तो देखो यहाँ पे SBI सर्वर यहाँ पे कुछ डेटा शो करेगा। अब जो डेटा देता है इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा डेटा इस क्लाइंट को दिखाना है, तो उसी को हम कहते हैं ऑथराइजेशन। ठीक है, कि आपको डेटा कौन सा मिलने वाला है, तो आपका ऑथराइजेशन होता है। तो ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन आपके सेशन लेयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपने देखा होगा कि जब भी आप नेट बैंकिंग अगर आप लॉगिन करते हो, तो नेट बैंकिंग के लॉगिन केस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट अगर कुछ टाइम तक कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है, जब जनरली अगर देखा होगा कि 10 मिनट्स का टाइम होता है, अगर 10 मिनट तक आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक आपका सेशन क्या हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके सेशन को कंटिन्यू मॉनिटरिंग भी किया जाता है। तो भी आपका जो सेशन यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो सेशन एस्टेब्लिशमेंट किया गया है उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और जो मॉनिटरिंग यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम कुछ डायलॉग कंट्रोल के रूप में यहाँ पे आपके जो सर्वर है वो आपके क्लाइंट की मॉनिटरिंग करता है, और उसके लिए कुछ डायलॉग कंट्रोल के रूप में वो मैसेज यूज करता है, और उससे परमानेंटली चेक करता रहता है क्लाइंट है वो एक्टिवेट स्टेट में है या नहीं है। अगर वो एक्टिवेट स्टेट में नहीं है 10 मिनट तक तो ऑटोमेटिक सेशन को लॉग आउट कर देता है। तो ये सारी एक्टिविटी इस टाइप, जैसे आपने देखा होगा कई बार, जैसे आप कुछ जैसे आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद में जब अपने कार्ड की डिटेल को फिल करते हो तो कार्ड की डिटेल फिल करने के बाद में एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में आपको OTP फिल करना होता है। अगर उस टाइम ड्यूरेशन में आप OTP फिल नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। तो ये जो सारी जो एक्टिविटी है, ये सारी जो कहानी है, ये सारी कहानी आपकी कौन मेंटेन करता है, आपकी सेशन लेयर के द्वारा मेंटेन की जाती है। ठीक है, जल्दी से एक बार क्विक नोट डाउन कीजिए। उसके बाद छोटा सा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जैसे आपका सिंक्रोनाइजेशन हो गया, टोकन मैनेजमेंट हो गया, तो ये छोटा सा नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो जैसे डायलॉग कंट्रोल मैंने आपको बता ही दिया। देखो इसी टाइप जैसे हम कह रहे हैं कि भाई अगर सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो सपोज करो कि हमें कोई एक GB की हमें मूवी डाउनलोड करनी है। देखो यहाँ पे पॉइंट है कि हमें 1 GB की मूवी डाउनलोड करनी है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारी एक मूवी है जिसकी साइज है 1 GB। 1 GB की हमें क्या करना है, मूवी को डाउनलोड करना है। अब देखो जब एक GB की मूवी को हम डाउनलोड करते हैं तो कई बार हमने देखा होगा, कई बार हमने देखा है कि जब हम मूवी वगैरह को डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास में क्या होता है कि कुछ केस में ऐसा होता है कि जैसे हमारी सपोज करो कि हाफ डाउनलोड हो गया, हाफ डाउनलोड होने के बाद में अगर किसी कारणवश कोई फेलियर आ जाता है तो हमारा डाउनलोड वापस से स्टार्ट हो जाता है। और कुछ एक केस में क्या होता है कि जहां से आपका फेलियर अगर होता है वहीं से आपका डाउनलोड स्टार्ट होता है। तो ये जो केस हो रहे हैं भाई, आपका डाउनलोड कहां से वापस से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके एक टाइप से मैं कहता हूं कि यहाँ पे हम बीच बीच में चंक पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि बीच बीच में क्या कर दिया, चंक पॉइंट क्रिएट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं 200 MB के बाद हमने एक चंक पॉइंट क्रिएट कर दिया, फिर अगले 200 MB के बाद हमने चंक पॉइंट क्रिएट कर दिया, फिर अगले 200 MB के बाद हमने क्रिएट कर दिया, फिर अगले 200 MB के बाद चंक पॉइंट क्रिएट कर दिया। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट यह होगा कि अगर आपकी मूवी कहीं पे फेल हो जाती है डाउनलोड के टाइम पे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो चंक पॉइंट है उससे आगे वापस से आपके डाउनलोड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इसी टाइप से सपोज को आपको कोई लार्ज साइज का मैसेज भेजना है, भाई मैं कह रहा हूँ जैसे आपको एक जनरल केस की बात करें तो हम कह रहे हैं आपको एक ऐसा मैसेज भेजना है जिसमें आपके टोटल जो डेटा है वो टोटल जैसे 1 GB डेटा है, तो हम क्या करेंगे उस मैसेज को टुकड़ों में तोड़ के भेज देंगे। ठीक है, उसको हम चंक पॉइंट क्रिएट करके भेज देंगे, जैसे 200 MB के रूप में भेज देंगे। तो जिससे क्या होगा, जिससे आपका जो मैसेज है वो मैसेज हम कहते हैं सिक्योरिटी थोड़ा मैकेनिज्म बना रहेगा। और साथ में कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो मैसेज जब ट्रांसफर किया जाएगा तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके अलग अलग जैसे अलग अलग पार्ट में मैसेज जा रहा है, तो अगर कोई पार्ट आपका लॉस्ट भी हो जाता है तो सिर्फ हमें उसे ही वापस से रिट्रांसमिट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम कह रहे हैं कि सारे के सारे जो काम होते हैं, ये सारी के सारी जो टास्क होती है ये आपकी सेशन लेयर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी, सेशन मैनेजमेंट हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया। सिंक्रोनाइजेशन मतलब जैसे 1 GB की मूवी को हम क्या पूरी की पूरी हम पूरी मूवी को एक साथ डाउनलोड ना करके उसको चंक पॉइंट के टुकड़ों में डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट बना दिया हमने। जैसे हमने डायलॉग कंट्रोल मैंने आप यहाँ पे बताया भाई, आपके जैसे यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
जैसे टोकन मैनेजमेंट की बात करें तो टोकन मैनेजमेंट का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जब भी जैसे ये सर्वर है, अब इस सर्वर पे तो मल्टीपल यूजर एक साथ लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सर्वर है सभी यूजर को सर्विस देता है, तो इसके लिए क्या करता है, ये आपकी एक टाइप में कह सकता हूँ टोकन सिस्टम चलता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, बैंक में जाते हो और बैंक में जब आप जाते हो तो आपके जैसे जो बड़े बैंक है एसबीआई है, तो वहाँ पे आपके क्या होता है, टोकन सिस्टम होता है। तो आप सबसे पहले आप टोकन लेते हो और अपने टोकन का वेट करते हो, तो वो जो आपके कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट हम कह रहे हैं कि सेशन लेयर मैनेजमेंट करती है ऑनलाइन की दुनिया में, जब किसी सर्वर पे हम लॉगिन करते हैं तब। ठीक है, तो ये सारी कहानी किसकी है, ये सारी सेशन लेयर की है। तो हमें इस लेयर के बारे में बहुत सारी डिटेल से नहीं पढ़ना है, जस्ट हमें इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी फंक्शनलिटी सेशन लेयर की। एक बार जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए इस पॉइंटों को। ओके देखो, नेक्स्ट अगर लेयर की बात करें तो नेक्स्ट लेयर के रूप में हम स्टडी करने वाले कौन सी, प्रेजेंटेशन लेयर। तो नेक्स्ट हमारे पास लेयर कौन सी आती है, प्रेजेंटेशन लेयर आती है। प्रेजेंटेशन लेयर आती है। अब यहाँ पे अगर जब प्रेजेंटेशन लेयर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट समझो, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या स्टडी करने वाले हम। देखो प्रेजेंटेशन लेयर नाम से ही पता लग रहा है प्रेजेंटेशन लेयर, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करने की टेक्निक्स बताई जाती है। जो क्लाइंट जिस अकॉर्डिंग आपके डेटा को समझेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी लेयर डेटा को प्रोवाइड करेगी। तो इसका मतलब होता है सबसे जो इसकी इंपॉर्टेंट अगर फंक्शनलिटी की बात करें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा एनकोडिंग डिकोडिंग को परफॉर्म किया जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर किसको, एनकोडिंग, और यहाँ पे हम कह रहे हैं एनकोडिंग और डिकोडिंग को, एनकोडिंग डिकोडिंग को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम कह रहे हैं एनक्रिप्शन। नेक्स्ट हम कह रहे हैं एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम करें कंप्रेशन डिकम्प्रेशन, नेक्स्ट हम करें कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कह रहे हैं कंप्रेशन डिकम्प्रेशन। देखो ये जो सारी एक्टिविटी होती है, जैसे हम कह रहे हैं एनकोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन हो गया, तो यहाँ पे ये जो सारी जो टास्क होती है, सारी टास्क आपको कौन परफॉर्म करता है, ये जो सारी जो टास्क परफॉर्म की जाती है, ये सारी टास्क किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो टास्क होती है, ये सारी की सारी टास्क कौन परफॉर्म करता है, ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर करता है। अब प्रेजेंटेशन लेयर का जो मेन कार्य होता है वो मेन कार्य होता है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं भाई, अगर जनरल बात करें तो हम कह रहे हैं कि आपके पास ये कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम में हम कह रहे हैं कि आपके पास भी एप्लीकेशन लेयर होती है। तो देखो ये तो एप्लीकेशन लेयर तो आपको एप्लीकेशन रिलेटेड सर्विस देती है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है। फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं कौन सी लेयर होती है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कौन सी लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है। यहाँ पे क्या होते हैं आपके प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो हम कह रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन लेयर की जो मेन जो जिम्मेदारी है वो डेटा को प्रेजेंट करने की है, कि यहाँ पे आपका ये जो आपका पर्टिकुलर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम में डेटा को प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी है कि किस रूप में आपको डेटा दिखाना है। एनकोडिंग डिकोडिंग चलती है यहाँ पे, साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे हम कह रहे हैं एनकोडिंग डिकोडिंग मतलब होता है कोडेड स्कीम की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे कोडेड स्कीम की बात करते हैं। साथ में जैसे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बात करते हैं। देखो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं किसकी, यहाँ बात करते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म की। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस लिए होते हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए होते हैं। और जब कंप्रेशन डिकम्प्रेशन बात करते हैं तो सिंपल सी कहानी होती है कि अभी कंप्रेस करते क्यों फाइल को, भाई सपोज करो कोई भी एक फाइल है उसको कंप्रेस इसलिए किया जाता है कि वो शॉर्ट हो जाए, तो जब नेटवर्क में उसे ट्रांसमिट करे तो हमारे पास में नेटवर्क की बैंडविड्थ है उसका कम कंजप्शन हो, तो यहाँ पे इसलिए क्या कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं कंप्रेशन। अब यहाँ पे समझेंगे आपके एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है। देखो एनकोडिंग डिकोडिंग मतलब कोडेड स्कीम। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके एनकोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, देखो उन पॉइंटों को समझो यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं एनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं किसी बारे में, एनकोडिंग, एनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में। अब जब यहाँ पे एनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी एक क्लाइंट है। देखो आपके पास एक कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है, अब इसने क्या किया, डेटा को ट्रांसमिट किया। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट किया
और जब नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट किया है तो ये डेटा आपके नेटवर्क के द्वारा किसी दूसरे क्लाइंट तक पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके डेटा सेंडर ने यहाँ पे डेटा सेंड किया, देखो यहाँ पे सेंडर ने डेटा सेंड किया और ये डेटा आपके रिसीवर के पास जब पहुंचता है तो यहाँ पे आपके एनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब समझो। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे सेंडर के द्वारा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जैसे सेंडर के द्वारा जब डेटा सेंड किया जा रहा है तो यहाँ पे आस्की कोड को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जैसे किसको फॉलो किया जा रहा है, आस्की कोड। देखो ध्यान, आप बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से समझते हो उन पॉइंटों को। आस्की कोड मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या होती है, आस्की कोड एक कोडेड स्कीम होती है। कोडेड स्कीम मतलब होता है कि जब आप कोई भी, सपोज करो आपने कीबोर्ड से कुछ की प्रेस की है तो भाई कंप्यूटर आपके कीबोर्ड की की को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, वो तो इसको कोडेड स्कीम के थ्रू अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे आपकी कोडेड स्कीम चलती है और कोडेड स्कीम के रूप में एक आपके होती है आस्की कोड, जिसको हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब सपोज करो कि यहाँ पे सेंडर ने आस्की कोड के थ्रू यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट किया है। अब यहाँ पे रिसीवर सपोज करो दूसरे कोड पे काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे कह रहा हूँ रिसीवर आपके यूनी कोड पे काम करता है, जिसमें यहाँ पे कह रहा हूँ रिसीवर आप किस पे काम कर रहा है, जैसे यूनिकोड पे काम करता है, रिसीवर आपके यूनिकोड को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, यूनिकोड भी क्या है, एक कोडेड स्कीम है, ठीक है। आज के दिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली कोडेड स्कीम कौन सी है, यूनिकोड ही है, जिसको हम यूनिवर्सल कोडेड स्कीम, ठीक है, यूनिवर्सल कोडेड कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, वो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि जो भी कोडेड स्कीम है उस कोडेड स्कीम के अकॉर्डिंग आपके डेटा को शो करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी कोडेड स्कीम है उस कोडेड स्कीम के अकॉर्डिंग आपके डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो हम कोडेड स्कीम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कोडेड स्कीम। जब हम कोडेड स्कीम की बात करते हैं तो जैसे सपोज कर हम कह रहे हैं भाई कोडेड के रूप में हम देखते हैं, जैसे आस्की कोड हो गया आपका, आस्की कोड हो गया। अब आस्की दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है 7 बिट कोड होता है, एक कौन सा होता है, एक आपका 8 बिट कोड होता है। 7 बिट कोड होते हैं, 8 बिट कोड होता है। एक जैसे यहाँ पे हो गया जैसे आपका एक BCD कोड होता है, ठीक है। एक आपका EBCD IC कोड होता है, ठीक है। एक जैसे आपका कोड हो गया यूनिकोड हो गया, क्या होगा आपका, यूनिकोड हो गया। तो ये आपकी क्या कोडेड स्कीम है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे कोडेड स्कीम के अकॉर्डिंग डेटा को रिप्रेजेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, वो प्रेजेंटेशन लेयर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनकोडिंग डिकोडिंग, जैसे एनकोडिंग डिकोडिंग का कहानी पढ़े तो यहाँ पे जो भी आपने मैसेज था भाई, जो भी पर्टिकुलर मैसेज है उस पर्टिकुलर मैसेज को एक कोडेड स्कीम के थ्रू यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा और कन्वर्ट करके मैसेज को ट्रांसमिट किया जाएगा। जैसे आपको पता है जब आस्की कोड की बात करते हैं तो भी हमें पता है जब आस्की कोड के अंदर जब हम कैपिटल ए लिखते हैं ना, जब कैपिटल ए लिखते हैं तो कैपिटल ए रियल में क्या होता है, रियल में 65, इसका मतलब होता है 65 एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए को, और 65 भी नहीं होता यहाँ पे, तो रियल में क्या होता है, रियल में तो ये नंबर होता है। जब आस्की 7 की बात करते हैं तो ये नंबर किसका होता है, ये आपके आस्की 7 का नंबर होता है। तो रियल में तो आपके जो नेटवर्क में जो बिट्स आपके ट्रेवल्स होते हैं, नेटवर्क में बिट्स जो ट्रांसमिट किए जाते हैं तो ट्रांसमिट ये किए जाते हैं। तो ध्यान, जब कीबोर्ड से आप ए टाइप करते हो तो कीबोर्ड से एक को आस्की 7 के अकॉर्डिंग, मतलब आस्की कोड के अकॉर्डिंग एक को 65 एक नंबर असाइन किया गया। ये यूनिवर्सल नंबर है। इसका मतलब होता है कि एक ए अगर अमेरिका में जाके अगर ए टाइप करोगे तो वहां पे आस्की फॉर्मेट में ए को 65 ही मानना है, इंडिया में 65 मानना है, ब्रिटेन में 65 मानना है। ये यूनिवर्सल होता है आपके। और एक 65 का रियल में क्या होता है, 65 रियल में आपके बाइनरी में इस टाइप से, ये बाइनरी डिजिट्स में आपके क्या होता है, ट्रेवल्स करता है। अब जब बाइनरी डिजिट्स में ट्रेवल्स होके जाता है तो यहाँ पे जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर क्या करता है, यहाँ पे जो रिसीवर की जो कोडेड स्कीम है उसके अकॉर्डिंग इस नंबर को कन्वर्ट करके और रिसीवर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज को रिसीवर भी आस्की कोड पे काम कर रहा है तो जनरली क्या करेगा, ये जो आपका जो 0-1 की फॉर्म में जो डेटा है उस 0-1 की फॉर्म के डेटा को दोबारा से कन्वर्ट किस में करेगा, आपके करेक्टर्स में, एम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आप कैपिटल ए को आप ट्रांसमिट करते हो नेटवर्क में तो आपके नेटवर्क में ये बिट्स ट्रेवल्स होते हैं। इसी टाइप से आप कोई भी, चाहे आपका कोई भी आपका लेटर हो, चाहे आपका वीडियो हो, ऑडियो, तो ये सबको हम कन्वर्ट करके ही ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी क्या होता है, ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर आपकी ये वर्क करके देता है आपको। एक बार जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो ये तो एनकोडिंग डिकोडिंग कहानी होगी। फिर एक कहानी होती है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो वो भी एक बार समझने वाले हैं।
देखो नेक्स्ट अगर टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो नेक्स्ट जो हम परफॉर्म करते हैं वो करते हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। अब देखो जब भी हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की कहानी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किसके लिए होता है? आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए होता है। तो यहाँ पे जब सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात आती है तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो आपका पर्टिकुलर जो डेटा है, इसका मतलब होता है कि जब भी हम नेटवर्क में डेटा को ट्रेवल्स करने की, डेटा को ट्रांसमिट करने की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्लेन टेक्स्ट है उस प्लेन टेक्स्ट को हम डायरेक्टली ट्रांसमिट ना करके हम उसको क्या करते हैं, किसी दूसरी कोडेड स्कीम के थ्रू उसको भेजते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास सेंडर है। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपके पास सेंडर है। अब सेंडर ने क्या किया, सेंडर के पास कोई भी एक मैसेज है, ठीक है। तो सेंडर के पास जो मैसेज है उसको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके सेंडर के पास क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है। तो सेंडर के पास जो मैसेज है उस मैसेज को मतलब यहाँ पे क्या करूँ कि सेंडर के पास क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है। देखो यहाँ पे सेंडर के पास क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ सेंडर है, सेंडर के पास क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है। और हमने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट क्या किया, एनक्रिप्शन टेक्निक। हमने क्या किया, एनक्रिप्शन टेक्निक को फॉलो किया। और जब यहाँ पे हम एनक्रिप्शन टेक्निक को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं जो प्लेन टेक्स्ट है उस प्लेन टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, डन ना। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे किस में कर रहे हैं, हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में, साइफर टेक्स्ट में। और साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर साइफर टेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेटवर्क की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया और नेटवर्क की सहायता से हमने क्या किया, एक स्थान दूसरे स्थान पर उसको लेकर गए। और जब वो साइफर टेक्स्ट आपके रिसीवर के पास पहुंचता है ना, जब साइफर टेक्स्ट आपके रिसीवर के पास पहुंचता है तो वापस से उसे डिक्रिप्ट किया जाता है। तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्रिप्शन करेंगे और डिक्रिप्ट करके वहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से देखो ध्यान रखना, वापस से उसे डिक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करके दोबारा से उसे क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। दोबारा से क्या करेंगे, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट। तो यहाँ पे प्राप्त क्या हुआ है, रिसीवर क्या प्राप्त है, आपके साइफर टेक्स्ट। क्या प्राप्त है, साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट को दोबारा से डिक्रिप्ट करके किस में कन्वर्ट किया हमने, किस में कन्वर्ट किया, प्लेन टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट में। और यहाँ पे आपके रिसीवर को क्या मिलेगा, आपके ओरिजिनल मैसेज मिलेगा। क्या मिलेगा, ओरिजिनल मैसेज मिलेगा। अब देखो इसका बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं। अगर आज के दिन बात करें तो भी इसका बेसिक अगर कंसेप्ट समझे तो आज के दिन हमें पता है कि जब भी हम व्हाट्सएप पे मैसेज को सेंड करते हैं, देखो ध्यान रखना, व्हाट्सएप पे जब भी हम चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं तो आपके सामने लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। अब वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब क्या है, तो वहां पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपके डिवाइस, जिस डिवाइस से आप मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो उसी डिवाइस पे इस पर्टिकुलर मैसेज को किसी दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है इस मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया गया है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट होता है। अब प्लेन टेक्स्ट के रूप में सपोज करो मैं मेरा नाम लेता हूँ कि मुझे मेरे नाम को ट्रांसमिट करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ सुनील को ट्रांसमिट करना है। क्या करते हैं हम, सुनील को ट्रांसमिट करना है। अब इस पर्टिकुलर नाम को ट्रांसमिट करने के लिए कह रहा हूँ, नाम क्या है कि यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है। अब इस प्लेन टेक्स्ट को मुझे डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करना भाई, नाम तो चलो ठीक है जनरल चीज है, सपोज करो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनकी इन्फॉर्मेशन भी आप नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हो। और नेटवर्क इसका मतलब तो इंटरनेट आपका पब्लिक नेटवर्क है, तो वहां पे तो कोई भी पर्सन उसको देख सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड का जो डिटेल है उसको डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं करते, उसको हम क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं। और एनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे आपकी एल्गोरिथम होती है। तो जब नेटवर्क सिक्योरिटी आप पढ़ोगे तो नेटवर्क सिक्योरिटी में आप एनक्रिप्शन की एल्गोरिथम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे। यहाँ पे भी एनक्रिप्शन के लिए आपकी क्या होती है, आपकी क्रिप्टोग्राफी आती है। और क्रिप्टोग्राफी में क्या होती है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक होती है। फिर आपके सिमेट्रिक की बात करें, सेम की, एसिमेट्रिक मतलब डिफरेंट की, पब्लिक की, प्राइवेट की, तो वो सारा आप नेटवर्क सिक्योरिटी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि एनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपके नॉर्मल जो प्लेन टेक्स्ट, जो ओरिजिनल मैसेज है, उस ओरिजिनल मैसेज को किसी दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ओरिजिनल मैसेज था, इस ओरिजिनल मैसेज को मैंने एनक्रिप्ट किया और सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने कन्वर्ट किया वी हैज़ @49, तो इस ऐसे इस एक कोड वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो कोड वर्ड है ना, इस कोड वर्ड को मैं कह रहा हूँ साइफर टेक्स्ट है। इस साइफर टेक्स्ट को हमने क्या किया, इस साइफर टेक्स्ट को हमने क्या किया, इस साइफर टेक्स्ट को हमने नेटवर्क में ट्रेवल्स किया। और ये नेटवर्क कैसा है, ये पब्लिक नेटवर्क है। कैसा है ये पब्लिक नेटवर्क है। इस साइफर टेक्स्ट को हमने पब्लिक नेटवर्क में ट्रेवल्स किया। अब ये साइफर टेक्स्ट पब्लिक नेटवर्क में ट्रेवल्स होके
आपके रिसीवर के पास पहुंचता है। अब रिसीवर के पास क्या पहुंचेगा, जैसे रिसीवर के पास जो वी हैश @4 और 9। अब रिसीवर क्या करेगा, जो आपके साइफर टेक्स्ट है, भाई रिसीवर को साइफर टेक्स्ट थोड़ी चाहिए, रिसीवर को तो ओरिजिनल मैसेज चाहिए। तो यहाँ पे रिसीवर क्या करेगा, वापस से उसे डिक्रिप्ट करेगा। तो वापस से यहाँ पे जो एनक्रिप्शन किया है उससे जस्ट रिवर्स एल्गोरिथम लगा के डिक्रिप्ट करेगा। और डिक्रिप्ट करने का मतलब है कि दोबारा से क्या करेगा, इसे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे जब दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा तो दोबारा से इसे क्या मिल जाएगा, सुनील मिल जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस करते क्यों हम भाई, सिक्योरिटी मैकेनिज्म कायम रहे। जो डेटा है उसको हम डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्मेट में हम पब्लिक नेटवर्क में ट्रेवल्स नहीं करवाते हैं। तो ये इसलिए हम करते हैं। और ये करने के लिए हम क्या करते हैं, ये करने के लिए हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या एल्गोरिथम है, और ये एल्गोरिथम आपकी डिपेंड करती है आपकी क्रिप्टोग्राफी होती है। तो हम नेटवर्क सिक्योरिटी हमने बहुत अच्छे से इस पॉइंट को हमने समझा है। नेटवर्क सिक्योरिटी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा भी दिया आपको, तो उसमें बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझा है नेटवर्क सिक्योरिटी में कि किस टाइप से आपकी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम कार्य करती है। तो वहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक से हमने सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे लेवल तक समझा है। तो यहाँ पे ये जो कार्य होता है, ये कार्य कौन करता है आपका, ये कार्य करता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपको प्रोवाइड करती है। जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए। ओके तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो एनकोडिंग डिकोडिंग एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और साथ में कंप्रेशन डिकम्प्रेशन। देखो कंप्रेशन डिकम्प्रेशन की बात करें तो सिंपल सा बात है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक मैसेज है तो हम कंप्रेशन करने का मतलब है कि उसको उसकी साइज को कम करते हैं। साइज को कम करने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब हम उसे नेटवर्क में भेजेंगे, नेटवर्क में ट्रांसमिट करेंगे, तो यहाँ पे नेटवर्क की जो कॉस्ट होती है, इसका मतलब होता है बैंडविड्थ, तो वो कम कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो 1 GB का मैसेज था, उसको हमने कंप्रेस करके कितना बढ़ा दिया, जैसे हमने 600 MB में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात, जब 600 MB में कन्वर्ट करके उसे भेज देंगे तो 600 MB ही हम भेज रहे हैं नेटवर्क में, 1 GB भेजते हैं नेटवर्क में। तो यहाँ पे ये काम भी कौन करता है, ये काम भी आपका प्रेजेंटेशन लेयर करता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर की हमने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी समझी यहाँ पे, एनकोडिंग डिकोडिंग एनक्रिप्शन डिकम्प्रेशन कंप्रेशन डिकम्प्रेशन। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट लेयर की बात करें, देखो हम नेक्स्ट लेयर की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। देखो OSI की सबसे लास्ट लेयर है, हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पे जब भी हम एप्लीकेशन लेयर के बारे में चर्चा करते हैं, देखो पॉइंट समझो, जब भी हम एप्लीकेशन लेयर के बारे में चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, आपको एप्लीकेशन रिलेटेड सर्विस देती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एप्लीकेशन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है आपको, एप्लीकेशन रिलेटेड सर्विस। अब देखो, अब जैसे एप्लीकेशन रिलेटेड सर्विस की बात करते हैं, देखो एप्लीकेशन रिलेटेड सर्विस की बात करते हैं तो भाई आपने एप्लीकेशन लेयर में, जब मैं OSI मॉडल पढ़ा रहा था तब भी मैंने एप्लीकेशन रिलेटेड सर्विस की बात की थी। तो जैसे मैंने बहुत सारी सर्विस के बारे में चर्चा किया था। तो हम कह रहे हैं जैसे आप जब इंटरनेट पे वेब की सर्विस को एक्सेस करते हो, देखो जैसे आपकी वेब की सर्विस होती है, जब इंटरनेट पे आप वेब की सर्विस को एक्सेस करते हो तो आपको पता है कि आपकी भाई जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, एक तो HTTP होता है, तो दूसरा कौन सा होता है, HTTPS। तो यहाँ पे HTTPS का मतलब क्या होता है, सिक्योर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब जैसे सपोज करो इस टाइप, जैसे आपकी मेल की सर्विस होगी, जैसे आप मेल की सर्विस की बात करते हो, तो जब मेल की सर्विस आप एक्सेस करते हो तो आपके सामने कौन सा प्रोटोकॉल होता है, भी एक तो SMTP होता है, ठीक है, एक MIME होता है मेल के लिए, ठीक है, फिर एक मेल में आपका कौन सा आता है, एक आपका POP आता है, ठीक है, एक आपका IMAP आता है। तो ये क्या है, ये मेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, ये मेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। इस टाइप जैसे फाइल ट्रांसफर की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं फाइल ट्रांसफर की, तो यहाँ बात करते हैं फाइल
ट्रांसफर की बात करते हैं। तो फाइल ट्रांसफर के लिए जैसे आपका प्रोटोकॉल हो गया FTP हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस टाइप जैसे आपका TFTP हो गया, FTP TFTP हो गया, फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोटोकॉल। इसी टाइप से जैसे अगर जैसे बात करें, जैसे डोमेन सर्विस की बात करें, यहाँ पे जैसे डोमेन सर्विस की बात करें, तो भाई डोमेन सर्विस के लिए आपका प्रोटोकॉल जैसे DNS हो गया, जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इस टाइप जैसे रिमोट लॉगिन की बात करें, हम जैसे रिमोट लॉगिन की बात करें, जब भी हम रिमोट लॉगिन की बात करते हैं, तो रिमोट लॉगिन के लिए जैसे आपका टेलनेट हो गया, कौन सा हो गया, टेलनेट हो गया। तो देखो ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल है, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल आपकी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है। तो हम जिस भी सर्विस को एक्सेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होते हैं। अब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल तो बहुत सारे हैं। अब ये सारे के सारे प्रोटोकॉल आपको सर्विस के अकॉर्डिंग काम आते हैं। भाई आपको किस टाइप की सर्विस चाहिए, एप्लीकेशन लेकर आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोटोकॉल अपने आप इनबिल्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोटोकॉल कार्य करता है। तो एक बार जल्दी से क्विक डाउन इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद एक एक प्रोटोकॉल्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स उसके बारे में चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। अब देखो इसके बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे पास एक क्लाइंट है, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ हमारे पास क्या है, एक क्लाइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक क्लाइंट है। अब देखो अब ये क्लाइंट क्या कर रहा है, एक पब्लिक नेटवर्क की सहायता से, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक, यहाँ पे क्या है, एक पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है। ये क्या है, एक पब्लिक नेटवर्क है। अब जब मैं पब्लिक नेटवर्क की बात करता हूँ तो यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी, मैं इंटरनेट की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्लाइंट आपके पब्लिक नेटवर्क की सहायता से, मैं कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर एक सर्वर से कनेक्ट है, एक पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक सर्वर है, ना ये क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मैंने आपको इंटरनेट जो टॉपिक है उसमें और अच्छे से मैंने क्लियर किया है। तो अब मैं कह रहा हूँ ये पर्टिकुलर क्लाइंट है, और ये क्लाइंट क्या है, ये पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट है। अब यहाँ ध्यान रखना, जब क्लाइंट को पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें पता है कि क्लाइंट पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए किसकी सहायता से कनेक्ट होता है। तो यहाँ बीच में क्या होता है आपका, भाई पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, ISP की हेल्प लेते हैं। तो क्लाइंट क्या है, ISP की सहायता से क्या है, पब्लिक नेटवर्क कनेक्ट है। और इसी टाइप से यहाँ पे इस पब्लिक नेटवर्क कौन कनेक्ट है, सर्वर कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये कोई पर्टिकुलर एक सर्वर है, ये कोई पर्टिकुलर क्या है, एक सर्वर है। अब ये जो सर्वर है ना, इस सर्वर के पास तो बहुत सारी सर्विस है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ ये जो सर्वर है, सर्वर के पास आपकी बहुत सारी सर्विस देता है सर्वर। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सर्वर तो क्या देता है, वेब की सर्विस दे रहा है, ये तो क्या देता है, वेब की सर्विस देता है। इसके पास तो वेब की सर्विस भी है, ठीक है। इसके पास तो क्या है, मेल की सर्विस भी है, इसके पास तो क्या है, मेल की सर्विस भी है। इसके पास तो क्या है, फाइल ट्रांसफर सर्विस भी है, या हम कह रहे हैं फाइल ट्रांसफर सर्विस भी है। इसके पास क्या है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके रिमोट लॉगिन भी सर्विस है, रिमोट लॉगिन। देखो यहाँ पे आपके जो सर्वर है वो बहुत सारी टाइप की आपको सर्विस दे रहे हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपके वेब डॉक्यूमेंट्स भी रखे हुए हैं, साथ में कह रहा हूँ यहाँ पे आपको मेल सर्विस भी दे रहा है, ये यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो फाइल ट्रांसफर सर्विस दे रहा है। तो सर्वर आपको बहुत सारी टाइप की सर्विस दे रहा है। अब यहाँ पे जो क्लाइंट है, देखो ये क्लाइंट है, ये सर्वर से कनेक्ट क्यों होता है, क्योंकि हमें अगर जब भी मैं सर्वर की बात करता हूँ तो भाई सर्वर की सिंपल सी बात होता है कि यहाँ पे एंड लोकेशन पे आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स को हम वर्ल्ड वाइड शेयर करते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स आपके फाइल के रूप में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स आपके वेब डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स आपके मेल, इसका मतलब मेल के रूप में हो। तो इस टाइप के आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करते हो, डॉक्यूमेंट्स हम एंड लोकेशन पे रख रहे हैं। और ये एंड लोकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये एंड लोकेशन डॉक्यूमेंट्स हम वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम पब्लिक नेटवर्क से इस सर्वर को कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे जो क्लाइंट है, अब जब क्लाइंट इस सर्वर से कनेक्ट होता है तो सपोज करो जहाँ पे क्लाइंट को, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, जैसे क्लाइंट को क्या करना है, किसी वेब डॉक्यूमेंट्स को, या मैं कह रहा हूं क्लाइंट्स को किसी वेब डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, सर्च करना है। अब जब क्लाइंट को वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना है तो सिंपल सी बात है, वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट क्या करेगा, HTTP, देखो HTTP, और साथ में बात करता हूं यहाँ पे HTTPS,
आपके दो टाइप के प्रोटोकॉल्स की हेल्प से यहाँ पे क्या करेगा, आपसे वेब से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स की सहायता से क्या करेगा, क्लाइंट के पास लेके आएगा। ठीक है, अच्छा इसी टाइप सपोज करो कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्लाइंट क्या करेगा, ये मेल को एक्सेस करेगा। देखो या मैं कह रहा हूँ कि मेल को यहाँ पे मेल सेंड या मेल को एक्सेस जो भी बात करते हैं, तो मेल सर्विस की बात करते हैं यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्लाइंट को क्या करना है, मेल सर्विस को एक्सेस करना है। अब मेल सर्विस को एक्सेस करने के लिए हमें पता है क्लाइंट जब मेल को सेंड करने की बात करता है तो किसको यूज करते हैं, एसएमटीपी। एसएमटीपी किसके लिए होता है, आपके सेंड मेल को सेंड करने के लिए। और जब मेल रिसीव करने की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, जैसे आपके POP3 हो गया, ठीक है, आपके IMAP हो गया, POP3 हो गया, IMAP हो गया, ये किसके लिए होता है, ये आपके मेल किसके लिए, रिसीव के लिए, मेल रिसीव के लिए। तो इसी टाइप जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फाइल ट्रांसफर बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैं कह रहा हूँ फाइल ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो जब फाइल ट्रांसफर करने की बात आती है तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि तो जैसे FTP प्रोटोकॉल होता है, तो देखो FTP जो प्रोटोकॉल होता है वो तो क्या करता है, वो तो सिक्योर वे में ट्रांसफर करता है, वो तो सिक्योर फाइल ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि FTP किसको, भाई FTP होता है वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के TCP को यूज करता है। और जब हम TFTP की बात करते हैं तो TFTP मतलब ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर, तो वह अनसिक्योर, यहाँ पे कहते हैं अनसिक्योर फाइल ट्रांसफर, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं आपके सिक्योर फाइल ट्रांसफर, अनसिक्योर फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपके दो प्रोटोकॉल होते हैं, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस टाइप से यहाँ पे कहेंगे जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट को जैसे जैसे यहाँ पे आपकी सर्विस की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेशन के प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर हमें अलग से लगाने पड़ते हैं प्रोटोकॉल को, नहीं भाई, क्लाइंट आपके वेब की सर्विस को कैसे एक्सेस करता है भैया, जब नॉर्मल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इंटरनेट पे किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कौन सा होता है भैया, आपके पास वेब ब्राउजर होता है, जनरली आप वेब ब्राउजर की सहायता से करते हो। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आपकी ऐप होती है भाई, डिफरेंट ऐप होती है, तो ऐप की सहायता से करते हो। तो जो वेब ब्राउजर है वो वेब ब्राउजर जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर सारे के सारे प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट आते हैं। आप चेक भी कर सकते हो, जब भी आप किसी वेब के डॉक्यूमेंट्स को कॉल करते हो तो ऑटोमेटिक आपके वहां पे HTTPS प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाता है। तो ये जो सारा काम है ना, ये सारा काम आपके पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे जो प्रोटोकॉल है ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट आते हैं और ये अपने आप अटैच हो जाते हैं। जैसे ही आप किसी सर्विस को रिक्वेस्ट करते हो तो उस सर्विस की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोटोकॉल अपने आप आपके इनबिल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, आपको एप्लीकेशन रिलेटेड सर्विस देता है। भाई आप किसी वेब के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे अलग प्रोटोकॉल है, आप मेल को एक्सेस कर रहे हो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है, आप फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल है। तो ये सारे के सारे जो आप कार्य कर रहे हो, इन कार्य के अकॉर्डिंग, इन टास्क के अकॉर्डिंग आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है वो आपको प्रोटोकॉल, और जहाँ पे प्रोटोकॉल की बात करें सिंपल सी बात है प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो जो प्रोग्राम होता है वो आपको बाय डिफॉल्ट आपके पास जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपका वेब ब्राउजर हो गया या फिर अगर मोबाइल की बात करें तो आपकी मोबाइल की ऐप हो गई, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट आपका इनबिल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जल्दी से फास्ट एक बार नोट डाउन कीजिए। अब देखो सबसे पहले प्रोटोकॉल पर हम चर्चा करते हैं। देखो जैसे पहले हमारा प्रोटोकॉल है तो हम कह रहे हैं कि आपका पहला प्रोटोकॉल कौन सा आता है, जैसे HTTP। देखो हमारे HTTP प्रोटोकॉल की बात करें तो HTTP प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रोटोकॉल कौन सा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो जब भी हम HTTP प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो भी हम यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल के बारे में सारे के सारे उन्हीं पॉइंट को कंसिडर करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। ठीक है, MCQ बेस्ड आपके जो पॉइंट होते हैं। तो HTTP प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर होता है, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं पोर्ट नंबर की, तो हमने पहले भी देखा था इसका पोर्ट नंबर, अभी वापस देख लेते हैं कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पोर्ट नंबर होता है? 80 पोर्ट नंबर होता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विस की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बात करते हैं HTTP ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विस यूज करता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विस होती है वो कौन सी होती है? TCP। देना TCP जब सर्विस की बात करते हैं, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कैसी होती है? ये आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात करते हैं हम? कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की बात करते हैं। HTTP आपको कैसी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा हूँ ये आपका सिंक्रोनाइज प्रोटोकॉल होता है। कैसे होता है? सिंक्रोनाइज्ड, हम कह रहे हैं सिंक्रोनाइज प्रोटोकॉल होता है, सिंक्रोनाइज प्रोटोकॉल होता है। अब जब सिंक्रोनाइज प्रोटोकॉल की बात करते हैं, देखो जान रखना, जब यहाँ पे सिंक्रोनाइज प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं क्लाइंट सर्वर, या हम कह रहे हैं कि आपके क्लाइंट सर्वर बोथ आर टाइम सिंक्रोनाइज, क्लाइंट सर्वर बोथ आर टाइम सिंक्रोनाइज। जैसे आपने देखा होगा भाई, जनरली आपने कई बार देखा भी होगा कि जब आपके जो भी आपका, जैसे आप कभी लैपटॉप या डेस्कटॉप से आप इंटरनेट चलाते हो, और इंटरनेट चलाते समय आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो टाइम है ना, जो क्लॉक का टाइम है, वो क्लॉक का टाइम कई बार आपका चेंज रहता है। और जब क्लॉक का टाइम चेंज रहता है तो आपको कई बार आपको इंटरनेट की सर्विस एक्सेस करने में आपको प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब आप वेब की सर्विस एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे जो आपकी वेब की सर्विस एक्सेस करने में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो इसलिए आ रही है कि यहाँ पे जो क्लाइंट है ना, जब भी हम HTTP प्रोटोकॉल या HTTPS प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्लाइंट है वो क्लाइंट सर्वर के साथ टाइम सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अगर टाइम सिंक्रोनाइज नहीं होता है तो आपके HTTP प्रोटोकॉल को यूज करने में आपको प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे जब कनेक्शन के टाइप बात करते हैं, देखो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा हूँ कनेक्शन के जब टाइप की बात करते हैं, जब भी हम कनेक्शन के टाइप की बात करते हैं, कनेक्शन टाइप। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है परसिस्टेंट कनेक्शन, एक तो क्या होता है? परसिस्टेंट कनेक्शन, परसिस्टेंट कनेक्शन। ठीक है, एक नेक्स्ट होता है नॉन परसिस्टेंट, एक क्या होता है? नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। तो यहां पे बात करते हैं परसिस्टेंट कनेक्शन और नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन बात करते हैं। अच्छा ये कैसा होता है? ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। कैसा होता है? स्टेटलेस। यहाँ पे कह रहे हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब स्टेटलेस प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके जो सर्वर है ना, वो किसी भी टाइप की कोई भी स्टेट्स की इंफॉर्मेशन आपके स्टोर नहीं करता। ठीक है, सर्वर के द्वारा कोई स्टेट की इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे स्टोर नहीं की जाती है। जस्ट क्या होता है जब भी हम HTTP प्रोटोकॉल की सहायता से हम किसी सर्वर को विजिट करते हैं तो सर्वर क्या करता है? हमारी रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है, लेकिन सर्वर के द्वारा हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की जाती। इसका मतलब सर्वर हमारे बारे में नॉलेज नहीं रखता, स्टेटलेस है। HTTP कैसा है? स्टेटलेस है। बट हाँ, यहाँ पे सर्वर क्या करता है? आपके कुकीज़ की हेल्प लेता है, और कुकीज़ की हेल्प से सर्वर क्या करता है? कुछ एक यहाँ पे आपके वेब ब्राउजर में कुछ एक आपके डेटा सेट कर देता है, जिससे जब आप उस सर्वर पे दोबारा से विजिट करने जाते हो तो वो कुकीज़ की सहायता से आपको पहचान लेता है। तो जान ना, वैसे HTTP खुद आपका स्टेटलेस है, लेकिन हाँ ये कुकीज़ की हेल्प से आपके वेब ब्राउजर में कुछ डेटा सेट कर देता है, जिससे अगर आप उस सर्वर पे दोबारा से वापस से रिविजिट करते हो तो सर्वर आपको पहचान लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखो एक बार सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मेन जो आपके कनेक्शन टाइप की बात करते हैं, जैसे परसिस्टेंट कनेक्शन, नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट क्या होता है? अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक तो परसिस्टेंट कनेक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? परसिस्टेंट कनेक्शन की बात कर लेते हैं।
परसिस्टेंट कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ बात है परसिस्टेंट कनेक्शन, ठीक है। एक बात कर लेते हैं यहाँ पे, दूसरी बात कर लेते हैं नॉन परसिस्टेंट। दूसरी किसकी बात कर लेते हैं? नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। तो यहाँ पे आपके परसिस्टेंट कनेक्शन और नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि परसिस्टेंट कनेक्शन और नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन होता क्या है। देखो जब भी हम परसिस्टेंट कनेक्शन की बात करते हैं तो परसिस्टेंट कनेक्शन में कैसे किस टाइप से डेटा एक्सचेंज किया जाता है और नॉन परसिस्टेंट में कैसे डेटा एक्सचेंज किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें चर्चा करना है यहाँ पे। दन्ना जब भी हम परसिस्टेंट कनेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो ये हमारे पास क्या है? क्लाइंट है भाई, हमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा एक्सचेंज करना है। ये हमारे पास में क्या है? सर्वर है। अब देखो हमें पता है कि जब HTTP प्रोटोकॉल की सहायता से हम कोई भी डेटा एक्सचेंज करते हैं तो सबसे पहले हम 3-वे हैंडशेकिंग से कनेक्शन बनाते हैं। तो ना यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। अब देखो ये 3-वे हैंडशेकिंग कनेक्शन, ना 3-वे हैंडशेकिंग से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो HTTP है वो आपके TCP का सॉरी आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का बाय डिफॉल्ट TCP यूज करता है। और जब भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर के TCP की बात करते हैं तो TCP बाय डिफॉल्ट आपके क्या करता है? 3-वे हैंडशेकिंग से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है, उसके बाद यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर करता है। अब देखो जब हम परसिस्टेंट कनेक्शन की बात करते हैं तो परसिस्टेंट कनेक्शन मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक बार जब आपने कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कर लिया उसके बाद आप कितने भी डेटा ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करो, आपका कनेक्शन तब तक परसिस्टेंट रहेगा जब तक आप डेटा को ट्रांसफर करते रहो। जैसे ऑब्जेक्ट फर्स्ट ट्रांसफर किया, फिर मैंने अगर बात की यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने बात की ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बात की ऑब्जेक्ट सेकंड ट्रांसफर किया, फिर मैंने बात की यहाँ पे ऑब्जेक्ट थर्ड ट्रांसफर किया, यहाँ पे क्या मैंने ऑब्जेक्ट थर्ड ट्रांसफर किया। अब देखना जितने भी आप देखना जो भी आप डेटा यहाँ पे ये क्या करो? डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। अब आप जितनी भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो सारे डेटा ट्रांसफर करते समय आपका कनेक्शन आपका क्या रहेगा? आपका कनेक्शन परसिस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि आप ऐसा नहीं है कि आप एक बार कनेक्शन बनाया एक ही डेटा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर किया, नहीं, आपका कनेक्शन तब तक परसिस्टेंट रहेगा जब तक आप सारा डेटा ट्रांसफर नहीं कर लेते। अब जब आपका डेटा कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं? उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं? कनेक्शन को रिलीज करते हैं। तो डेटा आपके कंप्लीटली ट्रांसफर होने के बाद आपके कनेक्शन को रिलीज, ठीक है, उसके बाद हम कनेक्शन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे कह रहे हैं कनेक्शन को रिलीज, ठीक है। तो ये तो कहानी किसकी होगी? ये तो कहानी होगी परसिस्टेंट कनेक्शन की। अब अगर नॉन परसिस्टेंट की बात करते हैं, देखो नॉन परसिस्टेंट HTTP में क्या होता है? यहाँ पे देखो पॉइंट समझो, जब भी हम नॉन परसिस्टेंट HTTP की बात करते हैं तो नॉन परसिस्टेंट HTTP में थोड़ा सा चेंज होता है। अब चेंज कैसे होता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे हमारे पास ये क्लाइंट है, ये क्या है? क्लाइंट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? सर्वर है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर है। सबसे पहले हमने क्या किया? एक 3-वे हैंडशेकिंग से हमने कनेक्शन बनाया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब एक बार कनेक्शन बनाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे? एक डेटा ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करोगे। क्या करोगे? एक डेटा ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करोगे। जैसे आपने एक डेटा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर किया आपका कनेक्शन क्या होगा? तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपके एक डेटा ऑब्जेक्ट के बाद कनेक्शन क्या हो जाता है? कनेक्शन आपका टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको दूसरा डेटा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करना है, तो उस टाइम पे आपको नया कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे न्यू कनेक्शन, यहाँ मैं कह रहा हूँ न्यू कनेक्शन, नया कनेक्शन आपको दोबारा से बनाना पड़ता है अगर आपको दूसरा डेटा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करना है। अगर आपको सपोज करो कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको दूसरा डेटा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करना है, आपको ऑब्जेक्ट सेकंड ट्रांसफर करना है, ऑब्जेक्ट सेकंड जब ट्रांसफर करना है तो आपको दोबारा से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट सेकंड को ट्रांसफर करते हो आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा? आपका कनेक्शन दोबारा से क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये आपके दो टाइप के कनेक्शन की बात करते हैं। एक तो परसिस्टेंट कनेक्शन, भाई परसिस्टेंट मतलब जो परसिस्ट रहेगा, मतलब परमानेंटली रहेगा जब तक कि उसे आप खुद से टर्मिनेट नहीं करते हो। तो यहाँ पे एक बार कनेक्शन बनाया, उसके बाद जितने भी डेटा ऑब्जेक्ट को आपको ट्रांसफर करने हैं सारे डेटा ऑब्जेक्ट आप ट्रांसफर कर लीजिए एक ही कनेक्शन में।
ठीक है, एक ही कनेक्शन में सारे डेटा ऑब्जेक्ट आपने ट्रांसफर कर लिए, और जब सारे के सारे डेटा ऑब्जेक्ट आपके ट्रांसफर हो चुके हैं उसके बाद ही आपका कनेक्शन रिलीज हो रहा है। यहाँ पे नॉन परसिस्टेंट क्या हो रहा है कि एक बार आपने कनेक्शन बढ़ाया, सिर्फ एक डेटा ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर किया, आपका तुरंत कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आपको नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर दूसरे डेटा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर आपका कनेक्शन टर्मिनेट, फिर आपको दोबारा से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, फिर तीसरा डेटा ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर आपका टर्मिनेट। तो यहाँ पे आपका बार बार आपका कनेक्शन क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो इसको बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट। ठीक है, जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट केस को। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बात करते हैं कि स्टेटलेस की बात करते हैं। देखो HTTP क्या होता है, देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो हम यहाँ पे कह रहे हैं HTTP क्या होता है आपका, क्या कहते हैं, स्टेटलेस। हम कह रहे हैं स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। कैसा प्रोटोकॉल होता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। अब देखो ध्यान रखना, जब भी हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ध्यान रखना जब भी हम स्टेटलेस प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टेटलेस कैसे होता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब भी एक कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है, देखो ये एक कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है, या पॉइंट समझना, एक कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्लाइंट है, ये क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सर्वर से, यहाँ पे कह रहा हूँ कि कोई सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्वर है, ये क्या कर रहा है, क्लाइंट क्या कर रहा है, इस सर्वर से कुछ डेटा की रिक्वेस्ट कर रहा है ना, क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्वर से कुछ डेटा की रिक्वेस्ट कर रहा है। अब जब यहाँ पे क्लाइंट सर्वर से डेटा कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे सर्वर क्या कर रहा है, उसको रेस्पॉन्स दे रहा है। सर्वर क्या दे रहा है, उसको रेस्पॉन्स दे रहा है। देखो यहाँ पे क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने उसे रेस्पॉन्स दे दिया। अब यहाँ पे जब सर्वर उसे रेस्पॉन्स दे देता है तो सर्वर रेस्पॉन्स देने के बाद में यहाँ पे क्लाइंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि सर्वर के द्वारा, देखो सर्वर क्या करता है, सर्वर के द्वारा क्लाइंट की स्टेट को स्टोर नहीं किया जाता। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि स्टेट मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, स्टेट मतलब आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन उसको स्टोर नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जब क्लाइंट आपके सर्वर से किसी पर्टिकुलर सर्विस की रिक्वेस्ट करता है तो जस्ट क्या सर्वर का काम जस्ट इतना से वो रिस्पॉन्स दे देता है, अब कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए सर्वर, देखो इसी कहते हैं स्टेटलेस। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। जब HTTP की सहायता से आपने कुछ रिक्वेस्ट की, उसका आपको रिस्पॉन्स मिला, तो आपके किसी भी टाइप की कोई भी स्टेट को स्टोर नहीं किया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे सर्वर क्या देता है, सर्वर आपके क्या कर देता है, कुकीज को सेट कर देता है। यहाँ पे सर्वर क्या कर देता है, आपके क्लाइंट के पास कुकीज सेट कर देता है। अब कुकीज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कुकीज क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ, देखो यहाँ पे कह रहा हूं स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम, देखो स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम कोड होता है। अब यहाँ पे कह रहा हूं कि आपका स्मॉल पीस ऑफ एक प्रोग्राम कोड होता है जो कहाँ पे सेट होता है, जो आपके क्लाइंट पे। डन ना, कुकीज हमेशा कहाँ सेट होती है, कुकीज, देखो कुकीज हमेशा कहाँ सेट होते हैं, कुकीज क्लाइंट साइट पर सेट की जाती है, क्लाइंट साइट पर सेट की जाती है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके कुकीज जो है वो आपके क्लाइंट साइट पर सेट की जाती है। अब सेट कौन करेगा, सर्वर के द्वारा। सेट कौन करेगा, क्लाइंट साइट पर सेट की जाती है सर्वर के द्वारा। किसके द्वारा, सर्वर के द्वारा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो इससे बेनिफिट ये होगा कि जब ये क्लाइंट इस सर्वर को वापस से विजिट करेगा, जब ये क्लाइंट इस सर्वर को वापस से विजिट करेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो सर्वर है ये इसके द्वारा सेट की गई कुकीज को ये क्या करेगा,
देखो ध्यान ना, यहाँ पे कुकीज़ को ये क्या करेगा, रीड कर लेगा, और कुकीज़ को रीड करके ये पता लगाएगा कि ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है ना, ये पहले से विजिट किया हुआ है, और जब पहले इसने विजिट किया था तो इसने किस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में या किस पर्टिकुलर डेटा को मेरे से यहाँ पे इसने मांगा था, तो उसके बारे में नॉलेज रख लेता है। आज के दिन जैसे आपने देखा कई बार आपने इस चीज़ को फील भी किया होगा, जैसे सपोज करो आपने कई बार आपने वेब ब्राउजर पे कोई भी जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट को ओपन किया होगा, ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो तो आपने किसी टाइप का कोई अकाउंट भी लॉगिन नहीं किया, अपना खुद का अकाउंट लॉगिन नहीं किया, जस्ट आपने ई कॉमर्स वेबसाइट को विजिट किया, और विजिट करने के बाद में आपने कुछ प्रोडक्ट को सर्च किया, और जब आप प्रोडक्ट सर्च करते हो तो उसके बाद आपने क्या किया, उस वेबसाइट को क्या किया, आपने क्लोज कर दिया, और आप जब 2-4-5 दिन बाद में दोबारा से उस वेबसाइट को, ई कॉमर्स वेबसाइट को विजिट करते हो, तो आपको आपने चीज़ फील की होगी कि आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बाकी जो प्रोडक्ट है ना, वो ऑटोमेटिक आपको रिकमेंड कर देते हैं। इसका मतलब आपके रिकमेंडेड लिस्ट में आपके उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ही आपको दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके जो सर्वर हैं, उस सर्वर ने क्या किया, आपके वेब ब्राउजर पे कुकीज सेट कर दी, और जो कुकीज है ना, वो कुकीज जब आप दोबारा से विजिट करने गए सर्वर के पास, तो उस टाइम पे आपका जो वेब ब्राउजर है उसने उस कुकीज को खाया। इसका मतलब उस कुकीज को वहाँ पे चेक किया, और उसके बेस पे उसने ये पता लगाया कि आपने लास्ट टाइम जब विजिट किया था तो आपने किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखा था, और उसके बेस पे आपको रिकमेंडेड प्रोडक्ट के रूप में आपको अदर जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट थे वो आपको शो करवा देता है। तो ये सारी किसकी होती है? ये सारी कहानी कुकीज़ की होती है। तो ध्यान रखना, कुकीज़ हमेशा आपके क्लाइंट साइड पे होती है, क्लाइंट साइड पे वेब जो ब्राउजर होता है उस पे सेट की जाती है। सेट कौन करता है? सर्वर सेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं स्टेटलेस। तो स्टेटलेस इसलिए होता है कि अब सर्वर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सर्वर किसी स्टेट को नॉलेज नहीं रखता है, यहाँ पे जस्ट आपके क्लाइंट को रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे देता है, उसके बाद कोई स्टेट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं रखता। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुकीज की सहायता से ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। अब देखो, अब नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो, नेक्स्ट आपको एक पॉइंट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो नेक्स्ट मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि HTTP प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। देखो मैं नेक्स्ट कह रहा हूँ कि HTTP प्रोटोकॉल, यहाँ पे कह रहा हूँ HTTP प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके HTTP प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में दूसरा प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं HTTPS। तो नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल आता है वो कौन सा आता है? HTTPS। तो ध्यान रखना, सेम कंसेप्ट, यहाँ पे हम कह रहे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे कह रहे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या? एस का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं सिक्योर। एस का मतलब क्या करें यहाँ पे? सिक्योर। तो ध्यान, यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे आपका जो चेंजमेंट है वो चेंजमेंट यहाँ पे क्या है? सिक्योर। चेंजमेंट क्या है? सिक्योर। इसका मतलब क्या है कि ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम कह रहे हैं HTTPS सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेम कहानी है, ध्यान रखना, HTTP और HTTPS में सेम कहानी है, जस्ट इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जो मैकेनिज्म होते हैं, देखो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है उसके रूप में कह रहे हैं जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसकी बात करें कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। इसी टाइप जिसमें कह रहा हूँ ऑथेंटिकेशन, देखो जैसे आपके सिक्योरिटी ग्रुप में हम कह रहे हैं जैसे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, साथ में क्या प्रोवाइड करता है? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। साथ में जैसे मैं कह रहा हूँ डेटा इंटीग्रिटी, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है HTTPS। तो आज के दिन देखो, ध्यान रखना, आज के दिन बाय डिफॉल्ट आपका HTTPS ही काम आता है सब जगह, क्योंकि मैक्सिमम आप देखोगे तो आपकी मैक्सिमम जो वेबसाइट्स को आप विजिट करते हो, वेब डॉक्यूमेंट्स को विजिट करते हो, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका HTTPS यूज होता है।
और HTTPS आपको सिक्योरिटी के रूप में जैसे आपका कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड हो गया, इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है कि आपके डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके डेटा को नेटवर्क में भेजता है, ठीक है। तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन भेजता है। ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब होता है जब भी हम किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट्स को विजिट किया जाता है तो आपके जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करता है कौन, HTTPS। और साथ में जैसे नॉन इंटीग्रिटी, इसका मतलब होता है कि आपके डेटा का किसी भी टाइप से कोई नेटवर्क में चेंज नहीं किया गया, ये सर्विस आपको प्रोवाइड करता है किस कौन, HTTPS। बाकी आपके सेम कंसेप्ट है, HTTP और HTTPS में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट इतना डिफरेंट है कि ये सिक्योर प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा जैसे बात करें तो आपका नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल आता है उसको हम करें SMTP। जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल अगर कौन सा आता है आपका, जैसे SMTP होता है, कौन सा है यहाँ पे, SMTP। तो नाम से पता लगा क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कह रहे हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बात करते हैं, तो जब भी हम SMTP की बात करते हैं तो यहाँ पे SMTP की जब इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे समझो, देखो SMTP क्या होता है। देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं जब भी हम पोर्ट एड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर SMTP का होता है, तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर जो हम बात करते हैं तो हम कह रहे हैं पोर्ट नंबर कितना होता है, 25। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस कौन सी यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, कौन सी यूज करता है, TCP, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस यूज करता है, ठीक है, TCP। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। कैसा होता है, टेक्स्ट बेस्ड, या हम कह रहे हैं टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। अब देखो ये जो SMTP होता है ना, ये तो आपका टेक्स्ट बेस्ड होता है, लेकिन ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने के लिए, जब मैं कह रहा हूं मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने के लिए, मल्टीमीडिया सपोर्ट के लिए यहां पे ये क्या करता है, ये एक एक्सटेंशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं MIME की बात करें तो क्या होता है, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जो आपका HTTP होता है, देखो जब भी हम HTTP की बात करते हैं तो जो अकेला HTTP, देखो मल्टीमीडिया मल्टीपर्पज, यहाँ पे होता है मल्टीपर्पज, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपर्पज, ठीक है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास में एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है, MIME क्या है, एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रोटोकॉल है ना, इसको हम कह रहे हैं एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है। कैसे, एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे जब एक्सटेंशन प्रोटोकॉल की बात करते हैं, देखो जब एक्सटेंशन प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या करते हैं कि ये मल्टीमीडिया सर्विस को सपोर्ट करवाता है। तो क्या करता है, ये मल्टीमीडिया सर्विस को, यहाँ पे कहता हूँ मल्टीमीडिया सर्विस को सपोर्ट करवाता है। अब जैसे मल्टीमीडिया सर्विस की बात करें तो मल्टीमीडिया सर्विस के रूप में जैसे आपकी जैसे आपके इमेज हो गई, इमेज हो गया, आपके ऑडियो हो गया, आपके वीडियो हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की जो मल्टीमीडिया की जो सर्विस है, तो आज के दिन आपको पता है आप नॉर्मल आप टेक्स्ट मैसेज के साथ में भी जब मेल आप भेजते हो तो आप मेल में नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के साथ में आप इमेज, ऑडियो, वीडियो सारे का सारा आप क्या करते हो, अटैच करके भेज सकते हो।
तो ये सारा आप अटैच करके इसलिए भेज सकते हो क्योंकि आपका जो SMTP है ना, वो SMTP आपके MIME प्रोटोकॉल की हेल्प से आपके मल्टीमीडिया, या मैं कह सकता हूँ आपके जो पर्टिकुलर जो भी आपके जैसे आज के दिन आपके मल्टीमीडिया डेटा है, जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो डेटा है, इन पर्टिकुलर डेटा को एक्सटेंशन के रूप में आपके MIME प्रोटोकॉल की हेल्प लेता है। तो अकेला जो SMTP है, वो अकेला SMTP तो क्या है, टेक्स्ट बेस है, लेकिन हाँ ये एक्सटेंस के रूप में MIME को यूज कर लेता है। इसलिए क्या करता है, इसलिए ये इसी कारणवश हम आज के दिन मेल के साथ हम ऑडियो, वीडियो, इमेज ये ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे MIME को हम एक्सटेंस के रूप में यूज लेते हैं। ठीक है, बाकी देखो ध्यान रखना, बाकी जैसे अगर बात करें SMTP की बात करें तो SMTP जस्ट आप क्या करते हैं, आपके पर्टिकुलर क्लाइंट से मेल को मेल सर्वर तक ढकेलने का काम आता है, और एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक ढकेलने का काम आता है SMTP। उसके बाद मेल को एक्सेस करने के लिए आपके POP3 या IMAP काम आता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम एक बार बताऊंगा, एक बार पहले नोट डाउन कीजिए। अब देखो, अब नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि आपके मेल पे काम कैसे होता है। देखो ये मैं कह रहा हूँ, ये आपका एक पर्टिकुलर क्लाइंट है। देखो यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप पास क्या है, पर्टिकुलर एक क्लाइंट है। ठीक है, आप पास क्या है, पर्टिकुलर एक क्लाइंट है। अच्छा, उसके बाद मैं कह रहा हूँ बिग क्लाइंट क्या है, एक किसी मेल सर्वर से कनेक्ट है, एक दूसरा मेल सर्वर है। तो देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ क्लाइंट का जो मेल सर्वर है, क्लाइंट का मेल सर्वर है, ये मैं कह रहा हूँ एक मेल सर्वर है, ये मैं कह रहा हूँ एक मेल सर्वर है। ठीक है, और इसी टाइप से यहाँ पे क्या है, एक दूसरा मेल सर्वर है, एक दूसरा मेल सर्वर है। ठीक है, मेल सर्वर एक दूसरा मेल सर्वर है। यहाँ पे जो मेल क्लाइंट का जो मेल सर्वर है, यहाँ पे कह रहा हूँ क्लाइंट का मेल सर्वर है, वो कौन सा है, जीमेल का है, जीमेल सर्वर है। और यहाँ पे जो दूसरा मेल सर्वर है वो मैं कह रहा हूँ याहू मेल सर्वर है। कौन सा है, याहू मेल सर्वर है। अब देखो, अभी आप छोटा सा पॉइंट समझो। देखो यहाँ पे यहाँ मैं कह रहा हूँ ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है, ये क्लाइंट क्या कर रहा है, एक कोई पर्टिकुलर मेल को सेंड कर रहा है, किससे, एक कोई पर्टिकुलर मेल को सेंड कर रहा है मेल सर्वर पे। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ एक कोई मेल को मेल सर्वर पे सेंड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट है, ये क्लाइंट क्या कर रहा है, एक किसी मेल आईडी पे, भाई मैं कह रहा हूँ टू में मैं एक मेल आईडी लिख रहा हूँ जिसमें कह रहा हूँ sonu@yahoo.com, yahoo.in के ऊपर, या मैं कह रहा हूँ yahoo.in के ऊपर क्या कर रहा है, एक मेल कर रहा है। अच्छा, इसकी जो क्लाइंट की जो सेल्फ मेल आईडी है, देखो इसकी जो सेल्फ जो मेल आईडी है, सेल्फ की जो मेल आईडी है वो क्या है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ sunil@gmail.com, gmail.com। तो देखो ये तो क्लाइंट की मेल आईडी है, और ये मेल आईडी है जिसके पास ये क्लाइंट मेल भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जो क्लाइंट की मेल आईडी, इसका मतलब क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट आपके जीमेल सर्वर पे, मतलब यहाँ पे जीमेल के सर्वर को यूज कर रहा है, लेकिन हाँ ये क्लाइंट आपके किसी दूसरे मेल सर्वर के लिए मेल कर रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट समझो कि यहाँ पे होता कैसे है, कैसे कार्य करता है। तो देखो यहाँ पे जो आपका SMTP प्रोटोकॉल होता है ना, तो SMTP प्रोटोकॉल को हम कह रहे हैं कि SMTP प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या करता है कि सबसे पहले आपके मेल को मेल सर्वर तक पहुंचाता है ना। SMTP प्रोटोकॉल मेल को मेल सर्वर तक पहुंचाता है, इसलिए इसे पुश प्रोटोकॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुश प्रोटोकॉल। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पुश प्रोटोकॉल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो क्लाइंट है वो क्लाइंट क्या करेगा, SMTP की सहायता से मेल को अपने खुद के मेल सर्वर पे ढकेलेगा। अब देखो यहाँ पे जब जीमेल के मेल सर्वर के पास मेल पहुंचता है, तो यहाँ पे जीमेल के मेल सर्वर को पता लगता है कि ये जो मेल है, ये मेल तो मेरे लिए नहीं है, ये मेल तो किसी दूसरे मेल सर्वर के लिए। तो ना एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर के लिए जो मेल ट्रांसफर करने का जो कार्य करता है वो भी कौन करता है, SMTP। वो भी कौन करता है, SMTP। तो यहाँ पे SMTP ने क्या किया, क्लाइंट से मेल सर्वर तक मेल पहुंचाया, और साथ में क्या किया, एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक मेल पहुंचाया, किसने, SMTP पे। अच्छा, अब उसके बाद भी हमें पता है कि जब भी कोई पर्टिकुलर हम मेल किसी पर्टिकुलर एक यूजर को ट्रांसमिट करते हैं, तो उस टाइम पे जो पर्टिकुलर हमारे पास में जो रिसीवर है जिसको हम मेल भेज रहे हैं, उसका ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। तो होता क्या है कि उसके मेल सर्वर में जाके उसका मेल स्टोर हो जाता है। इसका मतलब जैसे
मेल सर्वर है। अब मेल सर्वर में क्या होगा भाई, जिसके पास हम भेजें तो उसका उस मेल सर्वर पे यहाँ पे क्या होगा, स्पेस होगा। तो उसके स्पेस में, जैसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि उसका कुछ पर्टिकुलर स्पेस है, तो उसके स्पेस में जाके यहाँ पे क्या होगा, मेल आपका स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जो रिसीवर होता है, देखो रिसीवर जब भी यहाँ पे ऑनलाइन होकर अपनी मेल आईडी को लॉगिन करता है, तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर रिसीवर है। अब ये क्या होगा, ये रिसीवर यहाँ पे ऑनलाइन होकर जब भी अपनी मेल आईडी को लॉगिन करेगा, तो यहाँ पे जो आपके पास, जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके जो पास जो रिसीवर है जिसके लिए हमने मेल भेजा है, तो ये रिसीवर जब भी ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होकर अपनी मेल आईडी को लॉगिन करेगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, मेल सर्वर पे जैसे ये लॉगिन होगा तो मेल सर्वर से इसको मेल फैच होके इसके पास मिलने वाला है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मेल सर्वर से जब मेल फैच होके मिलता है तो यहाँ पे मेल को एक्सेस करने के लिए आपके दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो होता है POP3 और एक होता है IMAP। POP3 IMAP, ठीक है। जब अगर मैं बात करूं POP3 की बात करूं, तो POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या कर रहा हूं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 का मतलब वर्जन 3, और IMAP मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा हूं कि जो POP3 है ना, वो POP3 तो आपका ओल्ड वर्जन प्रोटोकॉल है, देन ना, ये तो क्या आपका ओल्ड वर्जन प्रोटोकॉल है, ये तो क्या है, ओल्ड वर्जन प्रोटोकॉल है, कौन, POP3। और जो IMAP है, IMAP क्या आपका न्यू वर्जन, आपका क्या है, न्यू वर्जन प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि POP3 की सहायता से हम पहले मेल को एक्सेस करते थे, और POP3 क्या करता था, आपकी मेल को डाउनलोड करके देता था। तो यहाँ पे POP3 की सहायता जब हम पहले मेल को एक्सेस करते थे, तो यहाँ पे मेल को डाउनलोड करना पड़ता था, और डाउनलोड करने के बाद ही आप एक्सेस कर पाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि मेल सर्वर से आपके मेल को लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड किया जाता था, और लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद एक्सेस कर पाते थे। लेकिन आज के दिन क्या होता है, आज के दिन हम IMAP को यूज करते हैं, और जब IMAP को यूज करते हैं तो हमारा जो मेल है, उस मेल को हम क्या करते हैं, बिना डाउनलोड करे भी एक्सेस कर पाते हैं। भाई आपने देखा होगा आज के दिन आप मेल कैसे एक्सेस करते हो, क्या आप मेल को एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करते हो क्या, नहीं, आप डाउनलोड नहीं करते हो। आप बिना डाउनलोड किए भी मेल को कर लेते हो, एक्सेस कर लेते हो। तो ये जो आपको बिना डाउनलोड करे जो मेल को एक्सेस करने की जो फैसिलिटी मिलती है, ये किस मिलती है, ये IMAP की सहायता से मिलती है। और IMAP की सहायता से आप मल्टीपल लोकेशन पे, इसका मतलब तो मल्टीपल डिवाइस पे आप मेल को एक्सेस कर लेते हो। क्यों, क्योंकि IMAP आपके मेल को डाउनलोड, आप जब जरूरत होती है तो ही डाउनलोड करता है, आप डाउनलोड करते हो तो ही आपको डाउनलोड कर देता है, एल्स आप ऑनलाइन चेक कर लेते हो, ठीक है, ऑनलाइन चेक होता है IMAP की सहायता से। तो ये आपका लेटेस्ट प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे आपके मेल को एक्सेस करने के लिए दो प्रोटोकॉल काम आए, POP3 और IMAP। और जबकि मेल को ट्रांसफर करने के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल होता है, SMTP। अब इनकी ज़्यादा डिटेल जो है ना, वो मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स आपका एक टॉपिक है, उसमें इनको और ज़्यादा डेप्थ तक पढ़ाया गया है, और ज़्यादा डिटेल तक पढ़ाया गया है। बट हाँ, बेसिक आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट है। एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड जो काम है वो यहाँ पे आपके SMTP, साथ में SMTP के साथ अगर यहाँ पे सपोज करो, आप मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई मल्टीमीडिया मैसेज है, तो देखो मल्टीमीडिया मैसेज के लिए क्या होता है यहाँ पे, MIME किसके लिए हो जाएगा, मल्टीमीडिया के लिए। तो SMTP और साथ में MIME मल्टीमीडिया के लिए, भेजने के लिए SMTP मतलब क्लाइंट से मेल सर्वर तक, और एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक भेजने के लिए। और यहाँ पे POP3 और IMAP किसके लिए, मेल को एक्सेस करने के लिए। तो ध्यान, यहाँ पे आपको मेल भेजने के लिए हम कह रहे हैं कि आपका मेल ट्रांसफर एजेंट भी होता है, MTA है ना, एक होता है मेल ट्रांसफर एजेंट। यहाँ क्या होता है, मेल ट्रांसफर एजेंट भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है मेल एक्सेस एजेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, मेल एक्सेस एजेंट, ठीक है। यहाँ पे मेल एक्सेस एजेंट होते हैं जब मेल को हम रिसीव करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे पूरा जो टास्क होता है, ये पूरा टास्क आपका क्या है, आपका मेल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। और यहाँ पे जैसे SMTP है, ये पुश प्रोटोकॉल है, और इसी टाइप से जैसे POP3 या IMAP को हम पॉप प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योंकि मेल को फैच कर रहा है, ठीक है, और ये मेल को ढकेल रहा है, और ये मेल को निकाल रहा है, ठीक है, इसलिए कि इसका कहते हैं, इसको पॉप प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। जल्दी इसको एक बार नोट डाउन कीजिए।
ओके अगर नेक्स्ट बात करें तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपके आता है एक जैसे नेक्स्ट आता है कि जैसे FTP, कौन सा होता है FTP। तो FTP की बात करें तो इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप बात करते हैं किसकी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बात करते हैं तो देखो पॉइंट समझो यहाँ पे हम कह रहे हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको फाइल को ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब फाइल को ट्रांसफर करने प्रोटोकॉल जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह रहे हैं आपके फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो पोर्ट नंबर जो यूज करता है, देखो एक तो जो पोर्ट नंबर यूज करता है, पोर्ट जो नंबर यूज करता है वो पोर्ट नंबर, यहाँ पे दो पोर्ट नंबर होते हैं, एक तो क्या होता है 20 पोर्ट नंबर होता है, एक को तो कौन सा होता है 21। तो देखो 20 तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डेटा कनेक्शन के लिए होता है, डेटा कनेक्शन के लिए होता है, और 21 किसके लिए होता है, 21 होता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए। 21 किसके लिए होता है, कंट्रोल कनेक्शन के लिए। किस लिए होता है, कंट्रोल कनेक्शन के लिए। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल कनेक्शन होता है ना वो तो परसिस्टेंट रहता है, कंट्रोल कनेक्शन क्या होता है, परसिस्टेंट होता है। और जो डेटा कनेक्शन होता है ना वो क्या होता है आपका, नॉन परसिस्टेंट। डेटा कनेक्शन कैसे होता है आपका, नॉन परसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो अगर यहाँ पे नेक्स्ट बात करें FTP के बारे में, नेक्स्ट बात करें तो हम नेक्स्ट कह रहे हैं FTP के बारे में कि यहाँ पे आपका कैसे होता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस की बात करते हैं। देखो जब ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर की जब हम सर्विस की बात करते हैं, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस चलती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विस कैसे होती है, कैसे होती है, TCP। इसका मतलब क्या होता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। ये कैसे है, ये आपका कनेक्शन, ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। कैसे, कनेक्शन ओरिएंटेड। और जब यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या करता है, हम कह रहे हैं कि सिक्योर वे में फाइल ट्रांसफर करता है, सिक्योर वे में फाइल ट्रांसफर करता है, सिक्योर वे में फाइल ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये आपका FTP आपके दो प्रोटोकॉल पर काम करता है, 20 और 21। अब देखो जो 20 होता है वो डेटा कनेक्शन के लिए होता है, 21 होता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए होता है। तो कंट्रोल कनेक्शन तो आपका परसिस्टेंट होता है, डेटा कनेक्शन आपका नॉन परसिस्टेंट होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विस होती है वो TCP होती है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो TCP सर्विस है वो TCP सर्विस का मतलब होता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, और कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब सिक्योर में डेटा ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब होगा कि जब भी हम FTP की सहायता से जब भी किसी डेटा को ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका डेटा 100% गारंटेड आपका डेटा आपके पहुंचेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम आपका TCP 3-वे हैंड चेकिंग से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करेगा, फिर आपके प्रत्येक बाइट को एक सीक्वेंस नंबर असाइन करेगा, और उसके बाद आपके प्रत्येक बाइट को सीक्वेंस नंबर असाइन करके आपको डेटा ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे 100% हर एक बाइट के पहुंचने की जिम्मेदारी निभाता है कौन, आपका TCP। तो ये आपका क्या है, FTP। अब जब TFTP होता है तो TFTP ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर होता है, तो वो आपका क्या होता है, UDP यूज करता है, तो वो कनेक्शन लेस है। अब ये क्या है, सिक्योर है, FTP सिक्योर है, बट ये क्या है, ये फास्ट नहीं है। अगर आपको फाइल को फास्ट ट्रांसफर करना है अनसिक्योर मैनर में तो आप TFTP यूज कर लो, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर को भी यूज कर सकते हो। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए FTP के बारे में। अब देखो अब एक नेक्स्ट आपका प्रोटोकॉल आता है जिसको कहते हैं DNS। देखो एक नेक्स्ट आपका प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं DNS। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डोमेन नेम सिस्टम। DNS मतलब कह रहा हूँ मैं डोमेन नेम सिस्टम। अब देखो जब भी हम डोमेन नेम सिस्टम बात करते हैं, DNS की बात करते हैं, तो भी आपके पोर्ट एड्रेस की बात करते हैं, आपके 53 पोर्ट पे कार्य करता है ये। और DNS का मेन जो काम होता है वो मेन काम समझो काम क्या होता है। देखो जब भी हम किसी भी वेब पे एक डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक वेब सर्वर है। देखो आप पॉइंट समझना, हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है, एक वेब सर्वर है। क्या है, एक वेब सर्वर है। अब देखो वेब सर्वर पे आपकी वेब डॉक्यूमेंट्स मौजूद है।
अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके वेब सर्वर पे क्या है, यहाँ पे वेब डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे क्या आपके वेब डॉक्यूमेंट्स। अब जब यहाँ पे वेब सर्वर पे आपके वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपके क्या है, आपके वेब साइट्स है, आपके क्या है, वेबसाइट्स है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके वेब डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या, आपके वेबसाइट्स हैं। अब देखो रियल में होता क्या है कि इंटरनेट की दुनिया में किसी भी वेबसाइट की बात करें, वेब डॉक्यूमेंट्स की बात करो, तो वेबसाइट या वेब डॉक्यूमेंट्स को पहचानने के लिए हमारे पास में आईपी एड्रेस होता है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो आपकी वेबसाइट होती है, प्रत्येक वेबसाइट को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम कह रहे हैं कि आपके प्रत्येक वेबसाइट को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को मैं कह रहा हूँ, जैसे सपोज कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस है 202.10.20.50। ये आईपी एड्रेस इस वेबसाइट को मिला हुआ है। इसका मतलब है इस वेब डॉक्यूमेंट्स का एक नेम है। और डरना इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम किसी डिवाइस को या वेब डॉक्यूमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसे एक आईपी एड्रेस दे रखा है। क्या दे रखा है, आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस की सहायता से हम इस वेबसाइट को, जैसे जनरल केस की बात करता हूँ, जैसे सपोज करिए वेबसाइट हमारी क्या है, हम कह रहे हो जैसे ये आरपीएससी की वेबसाइट है, ठीक है। तो आरपीएससी का वेब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ जैसे वेब डॉक्यूमेंट्स किसका है, जैसे आरपीएससी का है, ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिश्नर का। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो आरपीएससी की जो वेब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखा हुआ है, उस वेब डॉक्यूमेंट्स का ये आपका आईपी एड्रेस है। लेकिन होता क्या है कि जब हम क्लाइंट की बात करते हैं, देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कह रहा है क्लाइंट है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट की। अब यहाँ पे जब हम क्लाइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट आपके इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो न्यूमेरिकल एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को याद नहीं रख सकता। जिस क्लाइंट की बात करें, जैसे आप इंसान हो, तो इंसान कितने आईपी एड्रेस को याद रखेगा, आप नहीं याद रख सकते ज़्यादा। भाई सोचो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल एड्रेस आप कितने याद रख लोगे, आप नहीं रख सकते। तो फिर क्या करें, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपके पास जो वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस की हम अलाइसिंग कर देते हैं। और यहाँ पे जब आईपी एड्रेस की अलाइसिंग कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इससे एक नाम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको कहते हैं डोमेन नेम। इसका मतलब है जैसे आप क्या करोगे, इसको एक नाम में कन्वर्ट कर दोगे। देखो एक नेम में कन्वर्ट करते हैं, वो नेम में कन्वर्ट करने का मतलब है डोमेन नेम होता है। अब जैसे सपोज करो इसको नेम में हमने कन्वर्ट किया www.rpsc.nic.in। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर जो आपका वेब डॉक्यूमेंट्स का, इस वेब डॉक्यूमेंट्स हमने क्या किया, एक नेम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, एक नेम में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे जो नाम है वो क्या है, वो आपका डोमेन नेम। इसके बारे में मैंने इंटरनेट की दुनिया में आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में इंटरनेट का जो टॉपिक पढ़ाया था, उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि डोमेन नेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, रियल डोमेन नेम क्या होता है, आपके डायरेक्टरीज वगैरह क्या होती है। तो पूरा डिटेल से मैंने बताया था, ठीक है। तो जस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपका डोमेन नेम। अब ये जो पर्टिकुलर डोमेन नेम है ना, ये डोमेन नेम तो आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। रियल में तो इस वेबसाइट को हम किससे कॉल करेंगे, इस पर्टिकुलर एड्रेस से कॉल करेंगे, आईपी एड्रेस से कॉल करेंगे। ये तो आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे ये जो डोमेन नेम आप मेंटेन करते हो ना, ये डोमेन नेम बनाते हो, इसको मेंटेन करने के लिए आपके पास डीएनएस सर्वर होता है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक डीएनएस सर्वर है। देखो आपके पास क्या है, एक डीएनएस सर्वर है। यहाँ मैं कह रहा हूँ एक आपके पास क्या होता है, डीएनएस सर्वर होता है। अब ये डीएनएस सर्वर क्या करता है कि आपके सारे के सारे, जैसे कह रहा हूँ आपके जो जैसे आईपी एड्रेस है, मैं कह रहा हूँ आपके आईपी एड्रेस क्या है 202.10.20.50। इस आईपी एड्रेस के साथ, देखो इस आईपी एड्रेस के साथ जो लिंक जो है वेबसाइट है वो कौन सी है, जैसे मैं कह रहा हूँ www.rpsc.nic.in। तो ये आरपीएससी की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ मैप करके रखता है कौन, डीएनएस सर्वर। अब देखो डीएनएस सर्वर ऐसे नॉर्मल नहीं होता, डीएनएस सर्वर हिरार्किकल फॉर्मेट में होता है। तो ऐसे नहीं होता है कि आपके डीएनएस सर्वर एक ही डीएनएस सर्वर, नहीं, आपके डीएनएस सर्वर एक नहीं है, क्योंकि भाई आपकी वेबसाइट एक थोड़ी है, दुनिया भर की वेबसाइट है, करोड़ों वेबसाइट है। और करोड़ों वेबसाइट को क्या एक डीएनएस सर्वर मेंटेन कर देगा कि नहीं, आपका डीएनएस सर्वर हिरार्किक फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको इंटरनेट के टॉपिक में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि डीएनएस सर्वर कैसे हिरार्किकल फॉर्मेट में मैनेज होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो डीएनएस सर्वर है, इस डीएनएस सर्वर ने क्या किया कि आपके आईपी एड्रेस को किसके साथ, आपके डोमेन नेम के साथ मैप करके रखा। अब जब क्लाइंट पर्टिकुलर, जब जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट क्या करता है भाई, क्लाइंट के पास क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है।
अब जब क्लाइंट वेब ब्राउजर की सहायता से आरपीएससी कॉल करता है, आप मैं कह रहा हूँ जिस क्लाइंट ने क्या किया, आरपीएससी को कॉल किया। अब जब क्लाइंट आरपीएससी को कॉल करता है यहाँ पे किसकी सहायता से, बेस के पास क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। अब वेब ब्राउजर सहायता से कॉल करता है तो सबसे पहले इसकी रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, डीएनएस पास जाती है। तो ये क्या करते हैं, डीएनएस को रिक्वेस्ट करता है, ये डीएनएस क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। और डीएनएस से रिक्वेस्ट कर क्या करता है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के आईपी एड्रेस को लेता है। तो यहाँ पे जो डीएनएस से रिक्वेस्ट करता है उससे क्या लेते हैं, रेस्पॉन्स लेते हैं, और रेस्पॉन्स के रूप में ये उस पर्टिकुलर वेबसाइट के आईपी एड्रेस के बारे में पता लगाता है। और उसके बाद जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट, देखो उसके बाद जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या होती है, आपके एक्चुअल जो सर्वर होता है, या मैं कहता हूँ उसके बाद जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट यहाँ से क्या होती है, आपके एक्चुअल सर्वर तक जाती है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आईपी एड्रेस मिल जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में एक्चुअल सर्वर है, उस एक्चुअल सर्वर तक हम उस रिक्वेस्ट को लेकर जाएंगे। अब हमारा क्या हुआ कि इसने क्या किया, देखो ध्यान रखना, इसने रेस्पॉन्स के रूप में क्या दे दिया, आईपी एड्रेस दे दिया। इसका मतलब हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट के रूप में अपने आरपीएससी की वेबसाइट, इसका डोमेन नेम से हमने इससे इस आईपी एड्रेस की डिमांड की थी, तो इसने आईपी एड्रेस हमें दे दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की सहायता से, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की सहायता से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में वेब डॉक्यूमेंट्स हैं, उस वेब डॉक्यूमेंट तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस सहायता से हम इस वेब डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे डीएनएस ने क्या किया, डीएनएस ने आपके डोमेन नेम, जो डोमेन नेम होता है, उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के साथ लिंक किया। और यहाँ पे जब आप डोमेन नेम को कॉल करते हो तो डोमेन नेम के बेस्ड पे आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया, किसने, डीएनए। तो यहाँ पे जो डीएनएस होता है, वो डीएनएस भी किसका, आपके एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करते हो, तो वेबसाइट को विजिट करते समय आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो डोमेन नेम, उस डोमेन नेम से उस आईपी एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस को प्राप्त करते हो। और वो जो आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस की सहायता से आप क्या करते हो, उस वेब डॉक्यूमेंट्स को कॉल करते हो। तो यहाँ पे जो ये मैपिंग का कंसेप्ट है, ये मैपिंग का कंसेप्ट कौन देता है आपको, डीएनएस सर्वर देता है। और ये भी किसका है, ये भी आपके एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है। जल्दी से क्विक नोट डाउन कीजिए इसके बारे में एक बार। देखो HTTP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड था, लेकिन सिक्योरिटी के रूप में कह रहा हूँ कि आपके सिक्योर मतलब आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी ये प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। वो ठीक है कि आपके डेटा को सिक्योर मतलब 3-वे हैंडशेकिंग से ट्रांसफर करता है, वो ठीक है। ओके तो देखो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन लेयर के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल थे, वो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के रूप में HTTP, HTTPS, SMTP, MIME, POP, IMAP, DNS, FTP, TFTP, इनके बारे में चर्चा की। तो ये आपके एप्लीकेशन लेयर के आपके कोर और इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल थे जो आपके रियल लाइफ में यूज भी होते हैं। और यहाँ पे आपके नेटवर्क का कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है। तो ये आपके नेटवर्क का लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमने नेटवर्क में सारे के सारे आपके जो OSI मॉडल की जितनी भी आपकी लेयर्स थी, सभी लेयर को बिल्कुल बेसिक से लेकर डेप्थ लेवल तक के कंसेप्ट को देखा। और यहाँ पे जो भी आपके कोर कंसेप्ट थे, MCQ बेस्ड जो एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट थे, उन एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट को यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अच्छे समझा। इसी के बेस्ड पे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, हम इसी के बेस्ड पे MCQ बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने भी आपके MCQ बेस्ड, इससे जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं MCQ बेस्ड, उन सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे आपका नेटवर्क का जो कोर्स है वो आपके कंप्लीट होता है। आई होप आपका नेटवर्क का कोर्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ओके तो नेटवर्क के जितने भी आपके लेक्चर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए, तो शायद आपने हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। तो आपसे एक छोटी सी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर किया करें। और लाइक करने के बाद मुझे कमेंट्स करके बताइए आप हर एक लेक्चर में कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और साथ में आपको नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको मेरे से स्टडी करना है, तो मैं बहुत अच्छे वे से उस सब्जेक्ट को आपके लिए लेके आऊँगा। तो हर एक लेक्चर के लिए आपको ये छोटी टास्क है, जब आप लेक्चर कंप्लीट करें तो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप ये छोटी टास्क आपको जरूर करनी है। हर एक लेक्चर को
लाइक कीजिए और साथ में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लगी। कंप्यूटर नेटवर्क की जितनी भी मैंने आपको सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है, तो आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आपको ये अच्छी सीरीज़ लगी है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आपका जो प्यार है वो यूं ही बना रहेगा। इसके लिए मैं हमेशा तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना सारा प्यार दिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में।